क्या तुमने कभी निनेवे के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा ढालने वाले की वर्कशॉप में लोग इस तरह की कहानी नहीं सुनाते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम ये समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास पैसे जाने तक ही सीमित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एस क्लासन। आज हम देखेंगे बेबीलोन का साहूकार पार्ट 2। वह किसान जानवरों की बातें समझ लेता था। वह हर शाम को जानवरों की बातें सुनने के लिए उनके दड़बे के पास रुक जाता था। एक शाम को उसने सुना कि बेल खच्चर से शिकायत कर रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट है। मैं सुबह से शाम तक जुताई में लगा रहता हूँ। चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे मैं कितना ही थका हूँ, या चाहे मेरी गर्दन कितनी दुख रही हो, मुझे काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा आराम करते रहते हो। तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है, जबकि तुम मालिक को मनचाही जगह पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब मालिक को कहीं नहीं जाना होता है तो तुम आराम करते हो और सारा दिन हरी घास खाते रहते हो। खच्चर बहुत दयालु था। उसने बेल के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे आराम कर सकते हो। सुबह जब नौकर तुम्हें जोतने आए तो तुम ज़मीन पर गिर जाना और दर्द से कराहने लगना, ताकि वो मालिक से जाकर कहे कि तुम बीमार हो और काम नहीं कर सकते। बेल ने खच्चर की सलाह मान ली। अगली सुबह नौकर ने किसान से जाकर कहा कि बेल बीमार है और वो जुताई का काम नहीं कर सकता। किसान ने कहा, जुताई का काम तो होना ही है, इसलिए तुम बेल की जगह पर खच्चर को बांध लो। सॉरी। खच्चर की इच्छा सिर्फ अपने मित्र की मदद करने की थी, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे दिन उसे बैल के हिस्से का काम करना पड़ा। रात होने पर जब वह दड़बे में वापस आया तो उसके दिल में कड़वाहट भरी थी। उसके पैर थके थे और उसकी गर्दन दुख रही थी। किसान उनकी बातें सुनने के लिए वहीं ठहर गया। बैल ने कहा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के कारण मुझे दिन भर पूरा आराम मिला। खच्चर ने जवाब दिया, और मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ मित्र की मदद करना चाहता था, परंतु बदले में मुझे ही उसके हिस्से का पूरा काम करना पड़ा। आज के बाद तुम अपना काम खुद करना, क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से कहते सुना कि अगर तुम दोबारा बीमार हुए तो वह तुम्हें कसाई के पास भिजवा देगा। ये ठीक ही रहेगा, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं की। उनकी दोस्ती खत्म हो गई। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, रोडन? रोडन ने कहा, कहानी अच्छी थी, परंतु मुझे इसमें शिक्षा या सबक जैसी कोई चीज़ नहीं दिखी। मुझे लगा भी नहीं था कि तुम्हें दिखेगी, परंतु सबक है और बहुत आसान है। अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करो ताकि तुम्हारे मित्र का बोझ तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। यह बहुत समझदारी भरा सबक है। मैं अपनी बहन के प्रति का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। परंतु मुझे एक बात बताएं, आप बहुत से लोगों को उधार देते हैं, क्या उधार लेने वाले हमेशा उधार चुका देते हैं? मेथन बहुत अनुभवी आदमी की तरह मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अगर कर्जदार कर्ज चुका नहीं सकता तो क्या साहूकार उसे कर्ज देगा? साहूकार को सावधानी और समझदारी से यह तय करना होता है कि उसका धन उधार लेने वाले के काम आएगा तथा उसका पैसा दोबारा लौट आएगा। अगर उसका धन मूर्खतापूर्ण काम में लगेगा तो उसका मूलधन भी डूब जाएगा, क्योंकि कर्ज लेने वाला कर्ज नहीं चुका पाएगा। मैं तुम्हें अपनी संदूक में रखी निशानियाँ बताता हूँ। हर निशानी में एक कहानी छुपी हुई है। वह कमरे में एक बड़ा संदूक लेकर आया, जिस पर सूअर की लाल खाल चढ़ी थी और उस पर कांसे की आकृति बनी थी। संदूक को फर्श पर रखकर वह उसके सामने बैठ गया। फिर वह अपने दोनों हाथों से उसे खोलने लगा। मैं जिसे भी उधार देता हूँ उससे अपनी संदूक के लिए कोई न कोई निशानी जरूर ले लेता हूँ। वह निशानी तब तक यहाँ रहती है जब तक कि पूरा कर्ज नहीं उतर जाता। जब कर्जदार पूरा कर्ज चुका देता है तो मैं उसे वो निशानी लौटा देता हूँ। बहरहाल, अगर वह कर्ज नहीं चुका पाता तो वह निशानी मुझे हमेशा ये याद दिलाती रहती है कि अमुक व्यक्ति मेरे विश्वास पर खरा नहीं उतरा। निशानी वाला संदूक मुझे बताता है कि सबसे सुरक्षित कर्जदार वे होते हैं जिनके पास कर्ज की रकम से ज़्यादा
संपत्ति होती है। उनके पास जमीन, हीरे जवाहरात, ऊँट या अन्य चीज़ें होती हैं जिन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता है। मुझे निशानी के रूप में कई ऐसे रत्न दिए जाते हैं जिनका मूल्य कर्ज से ज़्यादा होता है। बाकियों में इस तरह के वादे होते हैं कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो वे अपनी जायदाद का एक निश्चित हिस्सा मेरे नाम कर देंगे। इस तरह के कर्ज देते समय मुझे विश्वास होता है कि मेरा धन सूद समेत वापस लौट आएगा, क्योंकि कर्ज जायदाद के आधार पर दिया गया है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनमें कमाने की क्षमता होती है। वे तुम्हारी तरह के लोग होते हैं जो मेहनत या सेवा करते हैं और उन्हें बदले में वेतन या पारिश्रमिक मिलता है। उनके पास आमदनी का नियमित साधन होता है। अगर वे ईमानदार हों और उन पर कोई विपत्ति ना आए तो वे कर्ज और सूद दोनों का चुका सकते हैं। इस तरह के कर्ज इंसान की मेहनत पर आधारित होते हैं। बाकी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न तो जायदाद होती है, न कमाने की विश्वसनीय क्षमता होती है। ज़िंदगी मुश्किल है और कुछ लोग ज़िंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इन लोगों को मैं जो कर्ज देता हूँ, भले ही वह 1 रुपये का भी क्यों न हो, मेरी निशानी वाला संदूक आगे आने वाले सालों में मुझे चिढ़ाता रहेगा, जब तक कि कर्ज लेने वाले के साथ उसके अच्छे मित्रों की गारंटी न हो जो उसे विश्वसनीय मानते हो। मेथ ने संदूक खोला। रोडन उत्सुकता से आगे झुका। संदूक में सबसे ऊपर लाल कपड़े पर कांसे का एक नेक पीस पड़ा था। मेथन ने उसे उठाकर प्यार से थपथपाया। यह मेरे संदूक में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका मालिक अब इस दुनिया में से जा चुका है। मैं इस निशानी को संभाल कर रखता हूँ और मैं उसकी यादों को भी संजो कर रखता हूँ, क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र था। हमने साथ साथ सफलतापूर्वक व्यापार किया था, जब तक कि वो पूर्वी देश की एक महिला को ब्याह कर नहीं ले आया। वह सुंदर थी, परंतु हमारी महिलाओं जैसी नहीं थी। वह औरत नहीं, बिजली बिजली थी। मेरे मित्र ने अपनी पत्नी की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। जब उसका धन खत्म हो गया तो वो कष्ट में मेरे पास आया। मैंने उसे सलाह दी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक बार फिर हाथ ठीक करने का मौका देता हूँ। उसने नए सिरे से शुरू करने की कसम खाई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक दिन आपसी झगड़े में उसकी पत्नी ने उसके सीने में चाकू घुसा दिया, क्योंकि उसके पति ने उसे ऐसा करने की चुनौती दी थी। और वो महिला? रोडन ने जवाब दिया। हाँ, जाहिर है, यह उसी का है। मेथ ने लाल वस्त्र उठाते हुए कहा। पछतावे में वो नदी में कूद गई। ये 2 कर्ज कभी नहीं चुकाए जाएंगे। रोडन ये संदूक बताता है कि जो लोग बहुत भावुक होते हैं या भावनात्मक तूफानों में घिरे रहते हैं, वे साहूकार के लिए सुरक्षित नहीं होते। यह एक अलग चीज़ है। उसने बैल की हड्डी से बनी अंगूठी को उठाते हुए कहा। यह एक किसान की है। मैं उसकी महिलाओं से गलीचे खरीदता हूँ। उस किसान के खेत पर टिड्डी दल ने धावा बोल दिया। उसे घर में फाके पड़ने की नौबत आ गई। ऐसे समय में मैंने उसकी मदद की। नई फसल आने पर उसने तत्काल अपना कर्ज चुका दिया। इसके बाद एक दिन वह मेरे पास आया और उसने एक दूर देश की बकरियों के बारे में बताया, जिनका वर्णन उसने एक यात्री से सुना था। उन बकरियों के लंबे बाल इतने सुंदर और नर्म थे कि वो उनसे इतने बेहतरीन गलीचे बना सकता था जैसे आज तक बेबीलोन में देखे नहीं गए। वह ऐसी बकरियों का रेवड़ चाहता था, परंतु उन्हें खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। इसलिए मैंने उसे यात्रा करने और बकरियां लाने के लिए धन उधार दिया। अब उसने रेवड़ खरीद लिया है और अगले साल मैं बेबीलोन के अमीरों को हैरान कर दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें बहुत शानदार और महंगे गलीचे बेचूंगा। जल्दी ही मुझे उसकी अंगूठी लुटानी होगी। वो तत्काल कर्ज चुकाने पर जोर दे रहा है। रोडन ने पूछा, कुछ उधार लेने के वाले समय से पहले भी कर्ज चुका देते हैं? अगर वे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कर्ज लेते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल जाता है तो वे ऐसा करते हैं, परंतु अगर वे अपनी समझियों के लिए उधार लेते हैं तो मैं तुम्हें ये चेतावनी देता हूँ कि तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। रोडन ने दुर्लभ कारीगरी वाले रत्नों से जड़े सोने की भारी कंगन को उठाते हुए पूछा, मुझे इसके बारे में बताएं। मेथन ने हंसते हुए कहा, मेरे अच्छे मित्र की महिलाएं कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मेरे अच्छे मित्र को महिलाएं कुछ ज़्यादा ही पसंद है। रोडर ने कहा, आखिरकार मैं आपसे अधिक युवा हूँ। मैं मानता हूँ, पर इस बार तुम खामखा रोमांस का शक कर रहे हो। इस कंगन की मालकिन मोटी और बूढ़ी है। वह बहुत ज़्यादा बोलती है, परंतु उसकी बातें इतनी अर्थहीन होती है कि वह मुझे पागल कर देती हैं। कभी उन लोगों के पास बहुत पैसा था और वे अच्छे ग्राहक थे, परंतु फिर वे बदकिस्मती के शिकार हो गए। उस महिला का एक बेटा है जिसे वह व्यापारी बनाना चाहती है। इसलिए वह मेरे पास आई और मुझसे धन उधार लिया ताकि उसका पुत्र एक कारवा के मालिक का हिस्सेदार बन सके,
जो यात्रा करते समय एक शहर से ऊँट खरीदता है और दूसरे शहर में बेच देता है। कारवां का मालिक बदमाश निकला, क्योंकि उसने बेचारे लड़के को दूर के एक शहर में बिना धन और बिना मित्रों के छोड़ दिया। वह उस युवक को सोता हुआ छोड़ गया। युवक कुछ साल बाद शायद इस कर्ज को चुका सकता है। तब तक मुझे अपना ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ हवाई बातें ही सुनने को मिलती रहेगी। वैसे असली बात यह है कि कंगन कर्ज की रकम से ज़्यादा कीमती है। क्या इस महिला ने आपसे कर्ज के समझदारी के बारे में सलाह मांगी थी? मामला बिल्कुल ही उल्टा था। उसने कल्पना में अपने पुत्र को बेबीलोन का दौलतमंद और सशक्त आदमी मान लिया था। इसका विरोध करने का मतलब उसे गुस्सा दिलाना था। उसने मुझे अच्छी तरह फटकारा। मैं जानता था कि इस अनुभवहीन युवक को धन देने में जोखिम है, परंतु चूंकि उसने कंगन गिरवी रखा था, इसलिए मैं उसे कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता था। बस इसके आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में सुनाऊंगा। आपने इतना सुना उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।